तो क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप अपने डेली टारगेट्स अचीव कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना जीके जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट। आई होप आपने फर्स्ट वाला सेट देख लिया होगा। तो देखो, इसमें हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और उनसे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक तो देखो, अगर आपने जीके जीएस कहीं से पढ़ रखा है तो आपको एक तो हेल्प मिलेगी कि ये आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना आपको और जानने की ज़रूरत है। तो इन क्वेश्चन से आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में पैटर्न कैसा आ रहा है सीजीएल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डैश अमेंडमेंट। मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से अमेंडमेंट से करी गई थी? बताओ भाई, कौन से अमेंडमेंट से करी गई थी? तो थोड़े फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई हैं? बताओ। वो लिखी हैं हमारी 51A में। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से इंस्पायर्ड हैं? ये ली गई हैं यूएसएसआर से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जब शुरू में ली गई थी तो किसकी रिकमेंडेशन पे ली गई थी? ये ली गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी से। ठीक है, स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे ली गई थी। और कौन से अमेंडमेंट से ली गई थी? 42nd अमेंडमेंट 1976 से ली गई थी। और इसी अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये बताओ कि जब इनिशियली कितनी ड्यूटीज ऐड करी गई थी? इनिशियली 10 ड्यूटी ऐड करी गई थी और उसके बाद एक और ड्यूटी ऐड करी गई थी। वो कौन से अमेंडमेंट से करी गई थी? वो हमारी 86 अमेंडमेंट से करी गई थी। 86 अमेंडमेंट कब हुई थी? 2002 में। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? कौन से आर्टिकल में है ये? 51A में। इन कौन से कंट्री से इंस्पायर है? यूएसएसआर से है। किसकी रिकमेंडेशन से डाली गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से डाली गई थी। कौन से अमेंडमेंट से डाली थी? 42nd अमेंडमेंट 1976 से, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। शुरू में कितनी ड्यूटीज थी? शुरू में 10 ड्यूटी थी और 11वीं ड्यूटी जब ऐड करी गई तो कहाँ से करी गई थी? 86 अमेंडमेंट 2002 से ऐड करी गई थी। तो ये सब चीज़ें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होनी चाहिए। और भी कुछ चीज़ें जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द शैलेंद्र हु फाउंडेड देयर एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया इन द 8th सेंचुरी एडी वर द फॉलोवर्स ऑफ। मतलब जो तो शैलेंद्र जो 8वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में जिन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वो किसके अनुयायी थे? तो आपको शैलेंद्र डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। जो ये शैलेंद्र डायनेस्टी है, ये कहाँ की डायनेस्टी है? ये करंटली कहाँ पे है? ये करंटली हमारी इंडोनेशिया जो जगह है वहाँ पे है, और स्पेसिफिकली जावा। ठीक है, ये जो डायनेस्टी है ये कौन सा टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है? बारबाडोर। ये जो टेम्पल है ये बारबाडोर टेम्पल है। ठीक है, कौन सा टेम्पल है ये? बारबाडोर। ठीक है, और यही टेम्पल है जो इनमें से किसी एक को समर्पित है। तो किसके अनुयायी थे ये अनुयायी थे हमारे बुद्धिज्म के। और बुद्धिज्म में भी किसके? महायाना। किसके अनुयायी थे ये? महायाना के। ठीक है, बुद्धिज्म के थे। तो शैलेंद्रा डायनेस्टी कहाँ की है? कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया में जावा। बारबाडोर टेम्पल है उसके लिए फेमस है, वो इन्होंने बनाया है। और महायाना बुद्धिज्म को ये फॉलो करते हैं। तो सी क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है डैश अनाउंस द बाइफर्केशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर इनटू द सेक्युलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान। मतलब किसके राज में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे? तो किसके राज में होते बताओ? क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लुइस माउंट बैटन। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन दे रखा है, तो लॉर्ड कर्जन से इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ याद है आपको? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ।
है कुछ? 1905 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड कर्जन से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बताओ, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे? एक है, ये क्या लेके आए थे? मॉन्यूमेंट एक्ट। मॉन्यूमेंट एक्ट लाए थे ये कब? 1904 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताओ। अब ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई याद है तो बताओ, सोचो, कुछ दिमाग पे जोर डालो। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पहले बताओ। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से कब तक थे? तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे कब से? 1848 से 1856 तक। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या था? पोस्टल सिस्टम के लिए फेमस थे ये। इन्होंने पोस्टल सिस्टम लागू करा था। और फर्स्ट रेल जो चलाई थी वो इन्होंने ही चलाई थी। कहाँ से चलाई थी? बॉम्बे टू थाने। ठीक है, ये है हमारे लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लॉर्ड रिपन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट, एक पॉइंट याद कर लेते हैं लॉर्ड रिपन से। ये है कि इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर माना जाता है इन्हें। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? लॉर्ड रिपन है। ठीक है, तो जो माउंट बेटन थे उन्होंने अनाउंस करी थी बाइफर्केशन इंडिया और पाकिस्तान की। लॉर्ड कर्जन के बारे में हमने पढ़ा कि 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन था वो इनके रिस्क में हुआ था। इन्होंने मॉन्यूमेंट एक्ट लाए थे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने पढ़ा कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे 1848 से 56 तक। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए फेमस थे। पोस्टल सिस्टम ये लेके आए थे। और फर्स्ट रेलवे जो थी वो इन्हीं के राज में आई थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन लीवर ऑफ मैमल्स। अब बताओ कि कौन से सेल जो हैं वो लीवर ऑफ मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको लीवर, पहले लीवर के बारे में बताओ। लीवर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। ठीक है, लीवर किसका डाइजेशन करता है? लीवर में फैट का डाइजेशन होता है। ठीक है, फैट का डाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि ये वाइल्ड जूस ही, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करता है। और उसको वो कहाँ प्रोड्यूस, कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है? वो हेप्टोसाइट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये भी एक इसका सेल है जो है हेप्टोसाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ वो आंसर में नहीं है। अब हम इसके दूसरे उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे है उसका मैं आपको यूजेस बताता हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ सेल है उसका एक दूसरा नाम है, आप गैस करिएगा उस सेल को और क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है। इनमें से कोई एक सेल है जिसका दूसरा नाम है फैगोसाइटिक। अगर आपको आता है तो लगाइए गैस। इसका काम क्या होता है? ये हमारे जो डेड ब्लड सेल होते हैं ना, या ओल्ड आरबीसी सेल होते हैं, उनको एलिमिनेट करता है। तो कौन होते हैं वो होते हैं कुफर सेल्स, कुफर कोशिकाएं। तो वो है कि वो है लीवर का सेल, कुफर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फैगोसाइटिक सेल से भी आ रखा है कि फैगोसाइटिक सेल किस में होता है? लीवर में ही होता है। कुफर सेल से भी आ रखा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये हेपोसाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट सेल है। ठीक है, ये भी याद रख लेना है आपको, ये भी आ सकता है। ठीक है, और किसका डाइजेशन होता है लीवर में? फैट का, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। बताओ कौन होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वाले होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा या एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होगा? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है।
ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? ये हमारे 76 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है। इसे अपॉइंट कौन करता है? इसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसका टेन्योर कितना होता है? बताओ, किसको आइडिया है इसका टेन्योर कितना होता है? इसका टेन्योर किस पे डिपेंड करता है? इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, प्रेसिडेंट की विल पे है, वो जितनी देर रखना चाहे उतनी देर इसको रख सकता है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, प्रेसिडेंट के हाथ में है कब तक इसको रखना है। तो जो हमारा फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जो फर्स्ट थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मोतीलाल। ठीक है, मोतीलाल। और जो भी करंट हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो है आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी। तो क्या क्या सीखा आपने कि हमारा लॉ ऑफिसर कौन है? हमारा लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 76 आर्टिकल में लिखा हुआ है। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। टेन्योर कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, प्रेसिडेंट की विल पे है। फर्स्ट एजीआई हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, वो थे मोतीलाल जी थे। और अभी करंट में कौन है? वो है आर वेंकट रमनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि जो फर्स्ट पैरालंपिक्स हैं वो कौन सी ईयर में हुए थे? बताओ आप, फर्स्ट पैरालंपिक्स कौन सी ईयर में हुए थे? है कोई आइडिया? तो फर्स्ट पैरालंपिक पहले बता देता हूँ कि हुए कहाँ थे। फर्स्ट पैरालंपिक्स हुए थे आपके रोम में, इटली। ठीक है, कब हुए थे? वो हुए थे हमारे 1960 में। ये तो हो गया पैरालंपिक। तो फर्स्ट ओलंपिक कब हुए होंगे? बताओ, फर्स्ट ओलंपिक के बारे में कुछ है आइडिया कब हुए थे? फर्स्ट ओलंपिक हमारे हुए थे 1896 में। कहाँ? एथेंस। कहाँ? ग्रीस। ठीक है, कहाँ हुए थे? एथेंस, ग्रीस में। ये हो गया। अब मुझे बताओ कि जो ओलंपिक का साइन है उसमें कितने रिंग है? उसमें हमारे 5 कलर के रिंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कलर होता है उसमें बताओ? शुरू करो सीक्वेंस में। पहले आएगा ब्लू, फिर येलो, फिर ब्लैक। उसके बाद बताओ, आप बोलते चलो अगर आपको आता है तो। ग्रीन, और उसके लास्ट वाला रेड। ठीक है, तो 5 कलर रिंग है ओलंपिक में। कौन कौन से? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ कि इनमें से कौन सा कलर नहीं होगा। ये आपको ऐसे 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक गलत दे देगा। तो आपको याद रखना है कि कौन सा है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ठीक है, तो फर्स्ट पैरालंपिक गेम 1960, ओलंपिक गेम 1896। पहले वाले पैरालंपिक रोम इटली में हुए, वो एथेंस ग्रीस में हुए। 5 कलर हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिला सत्यनारायणम इज द एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? अब उर्मिला सीतारमन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? उर्मिला सीतारमन जी के बारे में बताओ। उर्मिला सीतारमन जी किससे हैं? भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है, हमने भरतनाट्यम के बारे में पढ़ा था। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसका एक और नाम क्या था? दासी अट्टम था। और ये क्या था? शैववाद से रिलेटेड था। शिव मतलब शिव से रिलेटेड था। ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक है, और इसे इसका एक दूसरा नाम क्या था? दासी अट्टम भी से बोलते थे। ठीक है, और रुक्मणी देवी जी, हमने एक और नाम पढ़ा था इसका, जो फेमस डांसर थी वो रुक्मणी देवी जी थी, वो भरतनाट्यम से रिलेटेड था। अब हम इनमें से एक और डांस को थोड़ा इलेबोरेट वे में पढ़ते हैं। अब हम सत्रिय को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब बताओ सत्रिय कहाँ का डांस है? सत्रिय कहाँ का डांस है? कहाँ का है? असम। ठीक है, असम का है। अब ये तो शैववाद वाला था। अब ये वाला डांस कौन सा है? ये वैष्णव वाला है। ठीक है, वैष्णवाइट है ये। ठीक है, वैष्णवाइट डांस है ये। ठीक है, और
और इसके बारे में, इसमें मतलब डांस किससे रिलेटेड होता है ये, मतलब विष्णु जी के अवतार से, और राधा कृष्ण का इसमें वो डिपिक्ट किया जाता है, मतलब उसमें उनको डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कोई एक फेमस डांसर बता दो, बताओ एक फेमस डांसर। वो है जतिन गोस्वामी जी, ठीक है। बाकी डांसर आगे आएंगे, हम उनके बारे में और पढ़ेंगे। देखो जतिन गोस्वामी से एक और डांसर है जो आप कर लो, उनका नाम है इंदिरा पीपी बोरा। ये भी इंपॉर्टेंट डांस है, ठीक है। तो भरतनाट्यम हमारा शहबाद से है। सत्रिया जो है हमारा वो वैष्णव वाइट डांस है, जिसमें विष्णु जी के अवतारों की बात होती है, मेनली राधा कृष्ण जी का वो होता है, ठीक है। और इसके दो फेमस डांसर है वो है जतिन गोस्वामी जी, और एक और डांसर है वो है इंदिरा पीपी बोरा जी, ठीक है। अभी तक हम इतना याद कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द रेगुलेटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इन इंडिया। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको रेगुलेट कौन करता है, बताओ कौन रेगुलेट करता है उनको। सेबी करता है। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो हमारा म्यूचुअल फंड स्टॉक वगैरह स्टॉक मार्केट है उसको देखता है, तो ये नहीं है, ठीक है। नबार्ड, नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट नहीं करता है। सही आंसर है हमारा आरबीआई। आरबीआई हमारा इस चीज़ को रेगुलेट करता है। एस जैसे हाँ एक एसबीआई है, एसबीआई को पहला, एसबीआई का पहले नाम क्या था, एसबीआई को पहले हम जानते थे इंपीरियल बैंक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल था। आरबीआई के बारे में थोड़ा बताना, आरबीआई सेटअप कब हुआ। आरबीआई हमारा सेटअप हुआ अप्रैल 1935, ठीक है। और किस कमीशन के तहत हुआ, ये हुआ हमारा हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन के तहत ये आरबीआई बनाया गया था। और आरबीआई एक्ट कौन सा था, आरबीआई एक्ट 1934। ये सब आपको याद रखना है। अभी जो हमने इससे पढ़ा, नबार्ड की फुल फॉर्म बताओ, नेशनल बैंक फॉर रूरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेबी का क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935 अप्रैल में, हिल्टन यंग कमीशन के तहत। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोरोमीथेन इज बेटर नोन एज, ट्राइक्लोरोमीथेन को और किस नाम से जाना जाता है। अब ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला बताओ, पहले बताओ क्या होगा, CHCl3। ये फॉर्मूला है ट्राइक्लोरोमीथेन का। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका दूसरा नाम क्लोरोफॉर्म भी है, ठीक है। अब यहाँ और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे एलपीजी लिखा हुआ है। एलपीजी की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, पता होनी चाहिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या है इसकी फुल फॉर्म, ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किससे मिलके बनी होती है ये, किसका मिक्सचर होता है ये, प्रोपेन प्लस, बताओ दूसरा ब्यूटेन। ये पेपर में आ चुका है कि किससे मिलके बनी होती है। अब जब आप एलपीजी सिलेंडर आता है उसमें एक स्मेल आती है हमें, वो स्मेल कैसे आती है, ये सब तो ऑर्डरलेस है, इनकी तो कोई स्मेल ही नहीं होती है। तो उसमें जो स्मेल आती है हमें, वो कौन किस इसकी वजह से आती है, वो आती है हमारी इथाइल मर सेप्टेन, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं कि जो एलपीजी है उसका पहले फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किस से मिलके बनी होती है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। और जो इसमें स्मेल का एलिमेंट ऐड किया जाता है वो क्या जाता है, इथाइल मर सेप्टेन, ठीक है। वो यहाँ से ऐड किया जाता है। ये हो गया इसके बारे में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होती है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस, क्या बोलते हैं उसे हम, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम प्रॉपरली। तो बताइए क्या क्या पढ़ा हमने। ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला CHCl3, इसका दूसरा नाम क्लोरोफॉर्म,
ठीक है। एलपीजी के बारे में पढ़ा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किससे, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, और इथाइल मर्सेप्टेन किसके लिए, स्मेल आने के लिए। लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। अब बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। बताओ भाई, कौन सा बना होगा, बताओ। ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे तुम यहाँ देख सकती है हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें तुम्हें ये जो सारे ही लिखे हैं यहाँ देखो, ये रहा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा राइबोसोम रहा, ठीक है, ये हमारे गोल्गी रहे, और ये हमारा रहा लाइसोसोम। ठीक है, तो सेल क्या है होता है वैसे, मेनली तुम्हें मैं पूछूं कि सेल के बारे में बताओ, तो सेल क्या है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे सेल के बारे में थोड़ा पॉइंट्स बता दो एक दो, तो मैं सेल के बारे में क्या लिख सकता हूँ। सेल क्या है हमारा, बताओ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ है ना। सेल के बारे में ये पता है हमें, और क्या पता है बताओ। अब सेल में एक मेम्ब्रेन होती है, उसके बारे में पता है आपको। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या, चलो यहाँ से देख लेते हैं। ये देखो, ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है कि जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये, ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो इसी के अंदर होती हैं। जैसे ये सारा ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, ये सारा जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो साइटोप्लाज्म है। ये बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस, ये सब इसी के अंदर है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म हो गया हमारा जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, ये हो गया सब, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा होता है पावर हाउस ऑफ सेल, इसे हम बोलते हैं। इसलिए अभी तुम्हें बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ बस वही रखो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, ये याद रख लेना। जो लाइसोसोम है वो क्या होते हैं, लाइसोसोम जो हमारे होते हैं वो हमारे सुसाइडल बैग होते हैं, जिसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। ये क्या करते हैं, अगर सेल में कुछ भी चीज़ें जो खराब हैं या कुछ भी वहाँ डैमेज हो रहा है या सेल किस तरह से वो हो रहा है, तो वो उस चीज़ को क्या करता है, ये उसको ख़त्म कर देता है। इसका मेनली काम है कि सेल को क्लीन रखने का काम होता है इसका, तो ये करता है, ये एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, लाइसोसोम, और इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर सेल डैमेज और इन्फेक्ट हो जाता है तो इसका काम है उसको क्लीन कर देना, ठीक है। और ये जो लाइसोसोम है ये कहाँ से आते हैं, ये प्रोड्यूस कौन करता है, इसको प्रोड्यूस करता है गोल्गी एपरेटस, ये गोल्गी एपरेटस है लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ एक वर्ड रह गया राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम है प्रोटीन की फैक्ट्री है ये, ठीक है। ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम, जो राइबोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन की मेकिंग, या इसको बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सेल के, ठीक है। ये सिंथेसिस करता है किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। और ये करता है अमीनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। अब आप यहाँ देखोगे तो मेनली बात किसकी हो रही है, प्रोटीन की हो रही है। राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से मेड अप कौन हो सकता है बताओ। अब किस किस ऐसे ऑर्गेनलीज में हमने देखा कि प्रोटीन की बात हुई, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन एक तरह की बाहर की झिल्ली होती है जो कंट्रोल करती है मूवमेंट को अंदर बाहर जाने से। जो इसके अंदर का मटेरियल है उसको उन उन सबका कंट्रोल करती है, ठीक है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जो गोल्गी एपरेटस होता है उसका एक यूज़ तो ये है कि वो लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है, और उसका एक और काम है जो कि ये करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रोटीन एंड लिपिड्स की, ठीक है। ये इसके लिए भी यूज़ में आता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी सेल से रिलेटेड। सेल को क्या बोलते हैं, सेल जो है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। लाइसोसोम पढ़ा है, लाइसोसोम कहते हैं हमारे सोसाइटल बैग्स होते हैं, किसी भी तरह का डिफेक्ट या डैमेज होता है उस टाइम ये सेल को क्लीन करते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। राइबोसोम पढ़ा, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का, अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में, ठीक है। तो अभी आपको सेल के रिलेटेड इतना सफिशिएंट है, बाकी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी इस सेल के रिलेटेड पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय सांथल ट्राइब ऑफ झारखंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सांथल ट्राइब के द्वारा कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, और सांथल ट्राइब को बोला कि वो कहाँ है, वो झारखंड में है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये हमारी वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में, ठीक है। ये ट्राइब्स और इन दो राज्यों में पाई जाती है। अब ये एक डांस करती है, वो कौन सा डांस करती है? ये करती है झिक्का दासेन, ये वाला डांस करती है ट्राइब। अब इस ट्राइब से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये ट्राइब से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसी ट्राइब से आती हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इनसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक रेबलियन हुई थी, सांथल रेबलियन, ठीक है, एक विद्रोह हुआ था। ये किसके खिलाफ हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो जमींदारी सिस्टम था ना, जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह किया था। और इनका जो वो मार्गदर्शन किसने किया था? वो किया था सिद्धू मुर्मू ने और कान्हू मुर्मू ने, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखने हैं, किसने इसका किया था? सांथल रेबलियन हुई थी, उसका वो किसके अगेंस्ट में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारी सिस्टम में सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने इनका मार्गदर्शन किया था। इसी रेबलियन को एक और नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं सांथल हुल, ये इसका दूसरा नाम भी था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने क्या पढ़ लिया कि जो सांथल ट्राइब है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है। ये झिक्का दासेन डांस किया इन्होंने। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अभी द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसी ट्राइब से रिलेटेड हैं। यहाँ एक रेबेलियन हुई थी, सांथल रेबेलियन, ठीक है, उसे सांथल हुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि थॉमस कप इज एन, जो थॉमस कप है वो क्या है? एनुअल इवेंट है, बाइनियल है, क्वार्टरली है या ट्राइनियल है? वो क्या है? वो बाइनियल है, मतलब वो 2 साल में एक बार होता है। पर थॉमस जो कप है ये किससे रिलेटेड है? कल ही बताया था मैंने आपको किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन। एक और कप बताया था, ये होता है मेंस का, और लड़कियों का क्या था? उबेर कप, बैडमिंटन का, ठीक है। याद रखना है, ये चीज़ें भूलनी नहीं है, जो पीछे पढ़ लिया वो याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है द पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज अपॉन। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवकों को उनके संबंध में जो पेंशन दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दी जाती है? नहीं। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया? नहीं दी जाती है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। अब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के बारे में तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है क्या, कहाँ पे है, इसका मेंशन कहाँ करा गया है। तो जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, जो भी पूरा खर्चा होता है वो सरकार कहाँ से करती है? वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से करती है। ये आर्टिकल नंबर 266 के फर्स्ट भाग में लिखा गया है, ठीक है। कंसोलिडेट फंड से जो पैसा है वो 2 तरीके से लिया जाता है, ठीक है। कैसे लिया जाता है? एक तो है इसका तरीका, एक को बोलते हैं हम वोटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक होता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब भी आप कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की बात करते हो तो एक होता है वोटेड एक्सपेंडिचर और एक है चार्ज एक्सपेंडिचर। अब जो ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, इसमें से बहुत बड़ी बड़ी मतलब जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनकी जो पे वगैरह है वो यहाँ से ली जाती है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी पे चार्ज एक्सपेंडिचर से ली जाती है। कैग की जो सैलरी है वो भी यहीं से ली जाती है। जो यूपीएससी के चेयरमैन है
उनकी भी यहीं से ली जाती है। जो प्रेसिडेंट है उनकी भी जो सैलरी है वो 4 एक्सपेंडिचर से ली जाती है। तो ये जो बोर्डेड एक्सपेंडिचर है ये क्या है? ये बोर्डेड एक्सपेंडिचर वो होता है कि जैसे जिस जिस मिनिस्ट्री को जो भी ग्रांट वगैरह चाहिए वो इसके थ्रू ली जाती है, बोर्डेड एक्सपेंडिचर के थ्रू। इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। अब कौन से बिल के थ्रू पेश किया जाता है? अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन बिल ये पार्लियामेंट में पास कराया जाता है जब आपको बोर्डेड एक्सपेंडिचर लेना होता है। लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो जो पेंशन पेबल है या जो सैलरी वगैरह है रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ से दी जाती है? वो दी जाती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। ठीक है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहाँ पे है? 266 हमारे आर्टिकल में लिखा गया है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा है वो कैसे लिया जाता है? बोर्डेड एक्सपेंडिचर और चार एक्सपेंडिचर होता है। बोर्डेड एक्सपेंडिचर के लिए आपको पार्लियामेंट में बिल पेश करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, चार एक्सपेंडिचर के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। चार एक्सपेंडिचर में किस किस की सैलरी बोली मैंने? सुप्रीम कोर्ट जजेस, कैग की, यूपीएससी चेयरमैन, प्रेसिडेंट की, और भी कुछ हैं जो मैं आपको आगे फिर अगर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन डिड द ड्राफ्ट कमेटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी कब बनी थी? बताओ। ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी बनी थी कौन सी तारीख को बनी थी? बताओ। 29 अगस्त 1947 में बनी थी। इसके चेयरमैन कौन थे भाई? बताओ कौन थे इनके चेयरमैन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, वो थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। कितने मेंबर थे इसमें टोटल? बताओ। 7 मेंबर कमेटी थी ये। ठीक है, बाकी मेंबर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये 7 मेंबर कमेटी थी। इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट कब पेश करा था? इन्होंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट पेश करा था वो करा था 21 Feb 1948। ठीक है, तो ये February 1948 इसका सही आंसर हो जाएगा। और टोटल टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी थी। चेयरमैन हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे। 7 मेंबर की कमेटी थी ये। ठीक है, तो आई होप आपको इन वीडियो से सीखने को कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा होगा। मैं और वीडियो लेके भी आपके सामने आता रहूँगा। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट जरूर करें और अब मेरे को और बताएं कि मैं और क्या कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करवानी है इस कंटेंट में तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है।